एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आशिता। आई होप आप लोगों में से जो लोग कैट दे रहे हैं उनको इस बात का पूरा पूरा अंदाजा है दैट द एग्जाम इज नॉट टू फार अवे। इस एग्जाम का टाइम इतना नजदीक आ चुका है। वी बेयरली हैव 5 months लेफ्ट एंड आई थॉट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक तरह का टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लें, बिकॉज इफ यू डू नॉट यूटिलाइज दिस टाइम वेल, आई डोंट थिंक ज्यादा ग्रेट रिजल्ट्स हम ला पाएंगे। So without wasting any further time, let's dive into the video and address the most critical question of today's video: how to manage CAT prep with a full-time job. आप लोगों में से जो लोग इस साल CAT दे रहे हैं, I just want to ask you one very simple question, guys. Please tell me, are you being honest with your preparation? Are you satisfied with your preparation? Do you think this is where the preparation should be headed at this point of time? If इन तीनों क्वेश्चंस में से आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर नो है, I suggest you please stick through till the end of this video. You might be able to gain a lot out of this video and turn things around for you in these 5 months. पहली बात तो मैं आपकी पोजीशन समझती हूँ. I understand what it means to do a full time job. I understand वो कितनी डिमांडिंग रह सकती है, या कितना कम टाइम हमारे पास बचता है. टाइम के साथ साथ हम बैंडविड्थ की भी बात करते हैं. जरूरी नहीं है कि जो टाइम बचा हुआ है आई कैन फुल्ली यूटिलाइज इट फॉर माई प्रेपरेशन, राइट? आप इतने स्ट्रेस्ड हो सकते हैं, थक जाते हैं. इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट ऑल दोज आवर्स एंड कन्वर्ट देम इनटू योर प्रेपरेशन. बट व्हाट वी नीड टू डू इज मैक्सिमम हम अपना आउटपुट खींचने के लिए हमें एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी यूज करनी पड़ेगी, राइट? आपकी जगह पे मैं रह चुकी हूँ. आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर अ कंपेटिटिव एग्जाम अलोंग साइड अ फुल टाइम जॉब. सो आई एम telling you that I have been in your shoes and I know the mistakes I have made, which I don't want that you repeat them. इसलिए वीडियो में आज आपके लिए लेकर आई हूँ. The CAT date is most likely to be 30th November and आज डेट है 10th July, which means we do not even have full 5 months left for us. तो इस टाइम पे आप जानते हैं कि हमारा टाइम मैनेज करना हमारे लिए ज्यादा क्रूशियल है. इस पॉइंट पे गाइज प्लीज रिमेंबर, सिलेबस पूरा करने से बेटर है उतना सिलेबस करना जिससे आपकी परसेंटाइल इंक्रीज हो सके, राइट? एंड हाउ दैट नीड्स टू बी कवर्ड, आई एम गोइंग टू डिस्कस इट फर्दर विद यू. पहली बात तो आई विल नॉट शुगर कोट इट. मैं आपके साथ प्लीज पूरी तरह से ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट रहना चाहती हूँ. आई डोंट वॉन्ट टू गिव यू एनी फॉल्स होप. अगर आप अपनी प्रेपरेशन में 30 to 35 आवर्स पर वीक नहीं डाल पा रहे हैं, मैं तो ये भी नहीं कह रही कि आप डाल नहीं रहे हैं. आई कैन अंडरस्टैंड, हो सकता है किसी की सिचुएशन डिफिकल्ट हो, सर्कमस्टांसेस अलग हो, उनकी जॉब में कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो, या कुछ कुछ हो सकता है पर्सनल सिचुएशन उन्हें बिजी रख रही हो. अगर आप किसी भी कारणवश 30 से 35 घंटे अपनी प्रेपरेशन के एवरी वीक नहीं निकाल पा रहे हो, गाइज प्लीज बी ट्रू टू योर सेल्फ. अपने आप को धोखा मत दो, अपने आप को ये गलत फहमी मत दो कि कैट निकालना आपके लिए पॉसिबल है. आई वुड सजेस्ट you take some time off and maybe prepare for the next year, or if you don't want to reappear or take the exam next year, look for something else. But do not take this exam lightly, because this is not something जो मजाक मजाक में ऐसे निकल सकती है. आई डू नॉट वॉन्ट टू बी रूड. मैं किसी को डिमीन नहीं करना चाहती हूँ, ना ही उन्हें डीमोटिवेट कर रही हूँ इस वीडियो से. आई एम जस्ट बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू. अगर ये सिचुएशन है ऐसी जहाँ पे इतना टाइम आपके लिए प्रिपरेशन में नहीं निकल पा रहा है, आई वुड सजेस्ट दैट यू प्लीज reconsider your decision about taking the CAT this year. Because क्या है ना, यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है that balance your optimism with realism. I completely support people staying positive कि नहीं, हम optimistic हैं, we will work harder. हम आज 12 घंटे थे, बिजी रहे, आज 3 घंटे पढ़ाई नहीं हुई, मैं कल 7 की बजाय 10 घंटे पढ़ाई कर लूंगा, या मैं इस हफ्ते में अपना वो कॉम्पनसेट कर लूंगा. Don't fool yourself, it's not going to happen. If every day you're not able to take out 3 घंटे, आप कल 10 घंटे कैसे निकाल लेंगे? So please be realistic with yourself. Do not fool yourself or those around you. Just take one day at a time and उसको जज करो, उसको एनालाइज करो. अगर उसमें आप सेटिस्फाइड हो अपने आउटपुट से, then please keep moving forward. नहीं हो, then make sure कि आगे के कंसिस्टेंट एफर्ट्स ऐसे रहें कि आप अपनी प्रिपरेशन से सेटिस्फाइड होकर एग्जाम हॉल में एंटर करो. No more time to waste. We really need to start now. जो भी गलतियां अब तक हुई भी हैं, let's try to scrap them out. Let's try to start fresh. Let's try to pick ourselves up and get into the race. So here I have broken down the syllabus for you. The syllabus discussion is not the topic of this video. मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि टाइम कम है तो हम एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी यूज करेंगे. हम गधों की तरह मेहनत नहीं करते जाएंगे. हम वो टॉपिक्स उठाएंगे पहले जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स हम
ऑब्टेन कर सकते हैं। इन क्वांट्स द एरियाज वी रियली हैव टू डू wholeheartedly, completely, effectively, 100%, they are your algebra and arithmetic, right? बाकी एरियाज भी हैं, बट ये दो टॉपिक्स अगर आप छोड़ के गए देन आई थिंक योर अटेम्प्ट इज अ वेस्ट। VARC में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कुछ भी करो ना करो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जरूर करनी है। फॉल हमें सीखना है द आर्ट ऑफ टास्क प्रायोरिटाइजेशन। अगर आप लोगों में से कोई वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, आप लोगों ने ये टर्म बहुत सुना होगा कि वो काम पहले करो जो सबसे ज्यादा इमीडिएटली इंपॉर्टेंट है। हियर यू डू नॉट हैव टू गेट इमोशनल एंड सेंटिमेंटल, ठीक है? यहाँ पे आपको अपना वो ओसीडी नहीं लाना है कि नहीं मुझे मेरा ये टारगेट था, मेरे को 100% सिलेबस कंप्लीट करना है, मेरे को 800 क्वेश्चन तो ये पूरी बुक खत्म करके जाना है। प्लीज डू नॉट गेट इमोशनल अबाउट इट राइट नाउ। राइट नाउ इज नॉट द टाइम। थिंक अबाउट द ROI। वो टॉपिक्स, वो चैप्टर्स, वो क्वेश्चंस उठाओ जिनकी रेपिटेशन सबसे ज्यादा है, जो फॉर्मेट आपका कैट एग्जाम में रिपीटेडली देखा गया है ओवर द लास्ट 5 years, स्टिक टू दैट पैटर्न फर्स्ट। टाइम बचे आगे का भी कंप्लीट करो। ऑब्वियसली वी आर ऑल इन द फेवर कि हम ट्राई करें कि 100% सिलेबस कंप्लीट करके जा पाए। जो लोग 100% सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पा रहे, दे विल फोकस कि 60% जो है मेरा वो कहाँ से आ रहा है, और वो मेरा इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि मुझ में और 100% वाले की वो 60 और 60 मैच कर जाने चाहिए। देयर आर टू स्टूडेंट्स A and B, एंड A ने सिर्फ 60% सिलेबस कंप्लीट किया है एंड B हैज डन 60 + 40, तो A और B के 60% में कोई फर्क नहीं रहना चाहिए। दैट इज द काइंड ऑफ प्रेपरेशन आई एम टॉकिंग अबाउट। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज योर स्मार्ट वर्क हियर। The last 5 years, arithmetic has taken up a portion of 40% of the questions. So this becomes extremely crucial for you. Followed by algebra 30%, geometry 50%, and number systems and modern maths मिलाकर आपका 15% आ रहा है। कैन यू सी द डिफरेंस? अगर अब यहाँ पे कोई बच्चा मुझे बोले कि मैं प्रोबेबिलिटी पे 3 दिन लगा चुका हूँ बट मैंने अरिथमेटिक का एक भी टॉपिक नहीं उठाया, would that be a smart choice? If you're struggling with PNC, probability, stats, leave them for later. Please focus on these areas first. Now, when I'm asking you to focus on getting your 40% of the syllabus right, what are the topics you're really looking at here? These topics are your profit and loss, percentage, ratio proportion, simple and compound interest, mixtures, time, speed, distance, averages, linear and circular races, pipes and cisterns, work in time, and escalators. ये तरह के जो questions हैं, if you're attempting all of these questions right, you are much ahead in the race as compared to somebody जो 100% syllabus complete करने के पीछे भाग रहा है। Now algebra another 40%. There's linear equation, quadratic equation, logarithms, binomial theorem, sequence and series, maxima, minima, inequalities, modulus, functions and graphs. This takes up 40%. But here again you need to be smart. क्या लीनियर इक्वेशन पे उतना ही टाइम लगेगा जितना फंक्शंस एंड ग्राफ्स पे लगेगा? नहीं, लीनियर इक्वेशन नीड्स टू बी गिवन मोर प्रायोरिटी। सिमिलरली here in this case, sequence and series needs to be given more priority. So you have to analyze last 5 to 6 years of questions and then arrive at this decision कि हाँ मेरा ये strong area है, ये तो mandatory topics हैं, इनमें से मेरी कितने strong है, जो बच रहे हैं पहले उनको complete करो and then move on to finishing the syllabus. मैं बार बार कह रही हूँ 100% syllabus के पीछे मत भागो, उससे 100 percentile नहीं आती है। 99+ percentile जो लाते हैं, they are smart about picking the right questions and not making mistakes there. They're not smart about completing 100% of the paper. So get that part right. आगे चलते हैं तो हम आते हैं VARC पे। VARC में as you can see आपका जो 16 out of 24 questions, which is about 80% of your this section, belongs to, I would rather say it is dominated by what comes after, ironically, and that is RC. Reading comprehension is the most crucial element of this section, and these are how the topics are dispersed throughout. 50% आपके abstract रहते हैं, 25% are about specialized topics, 15% जो आपके पैराग्राफ्स रहते हैं वो रहते हैं रिगार्डिंग पॉलिटी एंड लॉ,
and the remaining 10% is about fiction. अब इसमें आपको कैसे ये यूज करना है, that when you're reading something for practice, आपको उनको अपने mentally उसको categorize कर लेना है कि वो इन चारों में से कौन सी कैटेगरी में fall कर रहे हैं, and basis that you have to devote your time. If it belongs to a specialized nature, you will give it more time as compared to a fictional paragraph. So this is how you have to understand this. For the verbal section, we have para jumble, para summary, sentence completion, inference. इसको आपको इस डिक्रीजिंग ऑर्डर में फॉलो करना है. डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब ज्यादा टाइम पैरा जंबल को देना है एज कंपेयर टू सेंटेंस कंप्लीशन. कोई बंदा रीडिंग में स्ट्रॉन्ग है वो नेचुरली एक एज पा लेता है इन दिस सेक्शन. Why would I say just reading? Because अगर आप एक बहुत बड़े टेक्स्ट को पढ़ पा रहे हैं, I think 80% of the game is won there. 20% remains in solving it, but the 80% game is about being able to make it through the entire passage in time, right? तो अगर आपकी रीडिंग आपको स्ट्रॉन्ग करनी है, the lamest, the oldest trick in the book you have to use, and that is read as much as you can. There is no shortcut to this. I would repeat, there is absolutely no shortcut to reading more. Read wherever you can, read whenever you can. Guys, आप क्वांट शायद सॉल्व नहीं कर पाओगे ऑफिस जाते हुए, ऑफिस में ब्रेक्स पे, या फिर जब आपका लंच टाइम रहता है वहां पे आपको 10 मिनट मिल जाएं, वापस आते हुए आपको लग रहा है मेट्रो में थोड़ा टाइम है, बट द ओनली थिंग यू कैन डू इज scroll through your phone and read instead of scrolling reels. Please devote that much time here. अब यहाँ पे ना आप एक टॉपर को और अपने आप को अगर डिफरेंशिएट करना चाहेंगे, आपके और उसके माइंडसेट में सिर्फ क्या डिफरेंस होगा, आप सोचोगे अगर कि यार मैं 10 मिनट अपने आप को ब्रेक दे लूँ, यू नो, लेट मी जस्ट स्क्रॉल थ्रू माय फोन, वो टॉपर शायद उस 10 मिनट में अपने मेंटल स्टिम्युलेशन को इंक्रीज करने के लिए एक पैसेज पढ़ लेगा, राइट? तो आपके पास भी 24 घंटे हैं, उसके पास भी 24 घंटे हैं, फर्क बस इतना है कि आप उसको इन्वेस्ट कहाँ पे कर रहे हो, राइट? Everybody is same in terms of the time that they have. How much and how effectively they use it is what sets each of us apart. तो आपको टाइम चुराना है अपने लिए. इन 5 महीनों में आपको अपने लिए टाइम निकालना है. 1000 कमिटमेंट्स आएंगी, 1000 डिमांड्स आएंगी, 1000 डेडलाइंस आएंगी, उनको उस तरह से मीट करना है कि काम कॉम्प्रोमाइज ना हो, बट उसको अपने आप से ऊपर नहीं रखना है. And you have to be selfish for these 5 months because this is your time to shine. Diversify your reading list मैंने यहाँ पे लिखा है. What does this mean? इसका मतलब है कि आप अलग अलग सोर्सेस से टेक्स्ट पढ़ें, अलग अलग तरह के टेक्स्ट पढ़ें. Don't just limit yourself to reading comprehensions or stories or poems. You don't have to do that. ठीक है? अगर सुबह इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल पढ़ा है, दोपहर में एऑन ऐसे पढ़ लो, रात को कोई डाउन टू अर्थ मैगजीन का आर्टिकल पढ़ लो. Something different. Just keep on reading, but from different sources, because वहां से आपको different authors का different perspective समझ आएगा, right? So for DILR, you have to again focus more on LR, the logical reasoning part here. इसके हम arrangements, caselets, scheduling problems, routes and networks and games and tournaments, इन तरह के questions पे ज़्यादा focus करेंगे as compared to others. DI is something which is lesser in portion, right? So we will focus here on tables, graphs and charts. Graphs में आपके दो तरह के रहते हैं, bar and line. Charts, you have your pie chart, your spider chart, etc. To understand कि आपको अपनी sectional cutoff कैसे maintain करनी है across all 3 sections, and which section is going to dominate in helping you secure your dream percentile, right? Now if you say कि मैं आपकी जगह होती तो मैं क्या करती, I would have gone for focusing more on quant, then DI, then VARC, right? But यहाँ पे मैंने ये green star लगाया because this is going to be a personal choice, जो आप अपना एक personal assessment करने के बाद लेंगे, that which area is strong and which area is weak. But one mistake I want you to avoid here is, जो areas strong हैं उनको छोड़ना नहीं है. छोड़ना मतलब उनको lightly लेके side पे नहीं रखना है. You have to strengthen your strengths further. उनको इतना मजबूत, इतना पक्का कर लो that you carry them with you till your D-Day, right? Ignore no areas. अगर कोई weaknesses हैं, उनको weakness रहने दो, but उसके at least 50 question करके जाओ, right? Nothing should remain untouched. कि कुछ नया आ जाए, कुछ एकदम ही absolutely different हो, आप panic ना करो exam में. This is the only purpose. And don't leave the important topics at least.
सी समटाइम्स क्या होता है, हम एक आइडियल सिनेरियो में नहीं रह पाते हैं, वी ट्राई टू स्टिक टू इट एज मच एज वी कैन, बट ऑब्वियसली द वर्ल्ड इज नॉट यूटोपिक। टाइम नजदीक आता जाएगा एंड हमारे पास अपॉर्चुनिटी रहेगी कि हमें कुछ सिलेबस छोड़ के शायद जाना पड़े, तो हम एटलीस्ट इन टॉपिक्स को नहीं छोड़ेंगे जो मैंने यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली मार्क करके बताए हैं, बिकॉज दे विल हेल्प यू कैरी योर परसेंटाइल further in the exam. For a fresher, I would suggest that your weekend should have about 6 to 8 hours of studies and weekday should be about 4 hours, जिसमें आप in the initial few weeks you will focus on completing the subjects. ये जो आपका breakdown रहेगा a weekdays of 4 hours, ये आप इसको break कर सकते हैं in 2+2, which every section is devotedly getting 2 hours each, right? तो आप ऑल्टरनेटिवली अपने सेक्शंस को रोटेट कर सकते हैं या वीकर को पहले करें, ठीक है, स्ट्रेंथ्स को साथ साथ करते जाएं। तो दिस अरेंजमेंट हैज टू बी सेट बाय यू। जो आपके वीकेंड्स रहेंगे उसमें आप या तो तीनों सेक्शंस को 2 घंटा ईच कर सकते हैं, या फिर आई वुड सजेस्ट दैट यू गो विद द सेकंड चॉइस which is 2 plus 2.5, 2.5 plus 1। यहाँ पे जो ये 2 घंटा है, दिस इज द एरिया विच इज योर स्ट्रेंथ, जिसको मिलेंगे आपके 2 घंटे। 2.5 घंटा आप अपने बाकी बचे हुए 2 एरियाज को देंगे, एंड जो ये 1 घंटा है, दिस इज एक्सक्लूसिवली मेंट फॉर रीडिंग। इररिस्पेक्टिव आपकी स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, स्ट्रेंथ है कि नहीं है, वीक है कि नहीं है, आप इसको करेंगे 1 घंटा बिना एक्सक्यूज दिए। फॉर अ वर्किंग प्रोफेशनल आई वुड सजेस्ट कि 1 से 1.5 घंटा मॉर्निंग में दें एंड 1 से 1.5 घंटा आप नाइट में दें। वाई वुड आई से दिस? बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप दिन की शुरुआत भी प्रेपरेशन से करें एंड उसको एंड भी प्रेपरेशन से करें। First, this gives a great signal to your brain that what is your actual priority, what is the thing that you're focusing more on. Secondly, ये आपको एक ब्रेक देता है that you have had such a hectic day, तो आप अपनी प्रेपरेशन को बैलेंस आउट कर पा रहे हैं इन द सेंस कि उसको जितनी देर आप पढ़ रहे हैं उतना यूटिलिटी भी निकाल रहे हैं उससे, राइट? आई अंडरस्टैंड यू हैव लॉन्गर डेज, मोर हेक्टिक वर्क, सो उस चीज को बैलेंस करने के लिए दिस इज अ गुड राइट अप्रोच विच आई ऑल्सो यूज्ड। Definitely we will have to compensate by putting in at least 10 to 12 hours because अब टाइम भी नजदीक आ गया है, एंड जहां आप लोग इतने लंबे वीकडेज ऑलरेडी करते हैं for somebody else, I don't think 2 दिन अपने लिए निकालना इतना पिंच करना चाहिए। So thank you guys, that's it for today's video. I hope आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहें एंड इससे आपको कुछ हेल्प मिल पाई, some clarity, some guidance on how to take your plan further. जिन लोगों ने प्रेपरेशन शुरू कर दी है, प्लीज कीप गोइंग, जिन्होंने नहीं करी है गाइस प्लीज स्टार्ट। समबडी नीड्स अ कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट वी वर रेफरिंग टू, प्लीज कमेंट CAT 2025 down in the comment section below. I'll share it with you. I'll see you in the next video with more such tips which will help you in your journey. Don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel.